गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए आप लोग सब हमारे साथ फटाफट जुड़ जाइए जिससे कि हम लोग ये क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आप लोगों को मेंशन किया था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, तो हम वही करवा रहे हैं। ठीक है, पूरा मार्च हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने और उसके बाद अप्रैल से हमें मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए। तो आप लोग जानते हैं कि सस्टेनेबल वाला हमने आपसे पूछा था क्वेश्चन, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये आजकल काम कर रही है। तो ये बताइए कि विच वुड बी द बेसिक करेंसी ऑफ ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। जो ब्रिक्स का डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी बेसिक आपकी करेंसी कौन सी है। देखिए, ब्रिक्स का फुल फॉर्म तक मैं आप लोगों को बताती हूँ। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है आपका ब्राजील, रशिया, ठीक है, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये आपका बिल्कुल क्या है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म है। तो बताइए क्या होगा, यूएस डॉलर, येन, युआन या नन। इनमें से आप मुझे बताइए सजेशन के थ्रू कि इसमें से क्या चीज आपकी सही है। देखिए, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ रशिया। इस चीज का ध्यान रखिएगा, रशिया पार्टिसिपेट, बहुत एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो रशिया इस समय जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए इसका आंसर चेक करते देखते हैं हमारा क्या है। तो इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल सही है, यूएस डॉलर। यूएस डॉलर ही इसकी बेसिक करेंसी है। क्लियर। चलिए फटाफट हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सजेस्ट कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the sale authority for issue of currency in India। निम्नलिखित में से कौन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए आपकी एक इंपॉर्टेंट या सेल अथॉरिटी है, बिक्री आपकी अधिकरण क्षेत्र में आता है। कंट्रोलर ऑफ एजेंसी, नन ऑफ द अबव, आरबीआई ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताइए आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी होगी, वो कौन सी अथॉरिटी है जो कि करेंसी को इशू करती है। बताइए भाई, कोई तो होगी सेल अथॉरिटी जो कि करेंसी को इशू कर रही होगी, तो वो तो कोई इंपॉर्टेंट अथॉरिटी होगी। तो कौन सी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है कि जो करेंसी को कंट्रोल कर रही है, वो अथॉरिटी है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अथॉरिटी है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी है। बताइए। आंसर सी आपका एग्जैक्टली सही है, आरबीआई ऑफ इंडिया। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि करेंसी इशू करने का काम आरबीआई का ही होता है। उसी तरीके से अगर हम सेल अथॉरिटी की भी बात कर रहे हैं तो भी आरबीआई इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेट द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। निम्नलिखित में से कौन संगठित क्षेत्र पर हावी है आपका। बताइएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ध्यान रखिएगा। कमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक, आरबीआई या एसबीआई। आपको क्या लगता है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है हमारे इंडिया में, उस पर कौन पर्टिकुलरली हावी है। बताइए स्टूडेंट्स, कौन हावी है उस पर। आरबीआई से भी, एसबीआई। देखिए इस बहुत सिंपल सी बात है, ये जो एसबीआई है आपका, पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए तीन बैंक थे आपके, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, और सॉरी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन बैंक थे, ये तीनों बैंक को मर्ज करके 1921 में एक इंपीरियल बैंक बनाया गया। बाद में यही इंपीरियल बैंक आपका 1950 के अप्रॉक्स, कितने में बताइए मुझे नीचे कमेंट में बताइए, 1951 1955 किस टाइम पर हमने ये इंपीरियल बैंक को आपका एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया था। बताइए फटाफट, हमने कब कन्वर्ट किया था। हम्म, अच्छा, इंपीरियल बैंक से कन्वर्ट किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, बट हो सकता है आंसर हो जाए, हो सकता है ना हो। देखिए आरबीआई तो आपका 1934 में एक्ट बना था, 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था, ये डिफरेंट फैक्ट है। बट इसका आंसर आपका कमर्शियल बैंक, ऑर्गेनाइज सेक्टर पे पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है आपका क्या, कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। कंफ्यूजन हो, कमर्शियल बैंक क्या होता है, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ये तीनों के तीनों आपके कमर्शियल बैंक होते हैं। फॉरेन बैंक कौन सा होता है, वो बैंक जिसका हेडक्वार्टर आउटसाइड द इंडिया हो, उसको आप फॉरेन बैंक कह दो। जैसे सिटी बैंक, चार्टर्ड स्टैंडर्ड बैंक, ये सारे बैंक्स आपके कैसे बैंक होते हैं। बताइए।
फॉरेन बैंक्स होते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। मिथिला पेंटिंग जो है, जिसको मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, वो किस स्टेट में प्रैक्टिस होती है बताइए। मिथिला पेंटिंग, जिसको मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, वो किस स्टेट की है? मिथिला पेंटिंग ऑल्सो नोन एज मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग के रूप में भी जानी जाती है, डैश के मिथिला राज्य में प्रचलित है, बिहार, झारखंड, असम या बिहार? बताओ, बोलो किस में प्रसिद्ध है? या नन ऑफ द, चलो डी को नन ऑफ द अबव मान लेते, दो दो बिहार हो गया ना, टेंशन की बात नहीं। बी को, डी को नन ऑफ द अबव मान रहे, डी, डी फॉर दिल्ली को नन ऑफ द अबव। तो बताओ तुम्हारा आंसर बिहार है, झारखंड है, असम है या नन ऑफ द अबव है? बोलो क्या होगा आंसर? बहुत ही इजी है। और मधुबनी पेंटिंग तो बहुत फेमस भी है, ठीक है। जिस जगह की पेंटिंग है वहां की ट्रेनों में भी, वहां की ट्रेनों की आर्किटेक्चर में भी आपको ये दिखाई पड़ेगा। आंसर डी आपका बिहार बिल्कुल सही है। अच्छा, नन ऑफ द अबव हम नहीं कह सकते सही, हाँ सब बिहार ही सही है, ठीक है। चलिए ये चीज ध्यान रखिएगा, बिहार आंसर आपका एग्जैक्टली सही है। मधुबनी पेंटिंग आपको कहाँ मिलती है? बिहार में बनी हुई मिलती है, ठीक है। चल नेक्स्ट बात देखते हैं। बैक्टीरिया डू नॉट नीड सनलाइट टू ग्रो बिकॉज, जीवाणु को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दे प्रिपेयर दे फूड without the help of sunlight. They use other kind of light for their photosynthesis. They lack chlorophyll and so they incapable of making their own food. They hate sunlight. बताओ, वो बिना सनलाइट के अपना खाना बना लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि जो लाइट है, ये दूसरी काइंड ऑफ अ लाइट इनको चाहिए होती है फूड प्रोड्यूस करने के लिए। तीसरी बात है कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये इनकैपेबल है खाना बनाने के लिए। चौथी बात है सनलाइट को पसंद नहीं करते। तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या सही है, बताइए। कीमो काइंड ऑफ, हाँ आप लोग केमिकल्स के थ्रू बैक्टीरिया कह सकते हैं, साइनो बैक्टीरियाज, हाँ बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसे नहीं, ठीक भाई। बहुत से डिजीजेस भी तो आपकी बैक्टीरिया से ही होती है कि नहीं होती हैं? तो आपको लगता है उनको सनलाइट की जरूरत पड़ती है? बैक्टीरियाज तो बैक्टीरिया, बट दूसरे बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन से बैक्टीरिया आएंगे यहाँ पर? आंसर ये एग्जैक्टली सही है आपका, वो अपना खाना बिना सनलाइट की मदद से बना लेते हैं। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, अपना खाना बिना सनलाइट की मदद से आराम से बना लेते हैं, उनको सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हाँ वही तो मैं बता रही हूँ भाई, बैक्टीरिया तो आपकी बॉडी में डिजीजेस भी कॉज करता है। अगर सनलाइट की जरूरत पड़ती तो कहा जाता है कि आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, घर में बैठिए, सनलाइट में मत जाइए, रोशनी में मत जाइए। ये बातें मेंशन की जाती कि नहीं की जाती? बिल्कुल मेंशन की जाती, ठीक। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, one of the following weeds is effective in controlling water pollution caused by industrial effluents? निम्नलिखित में से कौन सा आपका खरपतवार, औद्योगिक अपशिष्ट जो है आपके, उनके प्रदूषणों को नियंत्रण में रखता है? मोगार घास, एलिफेंट ग्रास, वाटर हाइसिंथ या पैरिथमियम? बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक टाइप ऑफ अ वीड है जो कि इस चीज को कंट्रोल करता है। बताइए कौन सी होगी आपकी? देख लो यार, ऐसी भीड़ है जो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रही है, तो कितनी इफेक्टिव होगी। तो इसके लिए हम लोग कह नहीं सकते इसके बारे में कुछ भी। तो अगर वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करी तो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। तो कौन सी होगी इसमें? चलो चेक कर लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हमारा आंसर सी, वाटर हाइसिंथ बिल्कुल सही। वाटर हाइसिंथ जो है, याद रखिए, वो ऐसी वीड है जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है, जो कि प्रदूषण को कंट्रोल करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडस्ट्रियल प्रदूषण हो रहा है आपकी वजह से, हमारी वजह से नहीं, इंडस्ट्रीज की वजह से, वाटर हाइसिंथ लगाते हैं वीड उसको, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है। ये भी एक आपका नेचुरल मेथड है पॉल्यूशन कंट्रोल करने का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते देखते क्या है। Who among the following recommends to the parliament for the abolition of the legislative council in a state?
निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने के लिए संसद को अनुशासित किया गया है? आपको क्या लगता है, बताइए। कौन अबॉलिश कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट के अंदर? विधान परिषद को कौन कर सकता है? द गवर्नर ऑफ अ कंसर्न स्टेट, ठीक है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द कंसर्न स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ कंसर्न स्टेट। बताइए कौन कर सकता है? तब तक मैं आपको बताती हूँ कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनीय सदस्यता है, तो कुल मिला के 6 हैं। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब नहीं। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये 6 जगह हैं जहां पर आपको विधान परिषद मिलती है। ठीक, तो बताइए आप लोग मुझे। अच्छा, आंसर डी एग्जैक्टली सही है, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ कंसर्न स्टेट। देखिए क्या होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, विधान परिषद आप अपने स्टेट में चाहते हैं कि नहीं चाहते, तो इसका रिकमेंडेशन या इसको हटाने का रिकमेंडेशन वो तो स्टेट ही बता पाएगा ना। और स्टेट के डिसीजंस कौन लेता है? स्टेट की विधानसभा, तो वही बता पाएगी, तो वही बताती है। सिंपल सी बात, इस चीज को ध्यान रखिए। हाँ, वैसे ये परमानेंट बॉडी है क्योंकि इसमें हमेशा 1/3 मेंबर्स जो है राज्यसभा की तरह वो रिटायर होते और फिर रीअपॉइंट होते, ठीक है ना, हर 2 साल में। ठीक, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज स्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर एनिमल लॉ? कौन सा स्टेट है जिसने पहला आपका सेंटर के लेवल पर एक एनिमल लॉ स्टैब्लिश करने की बात करिए? कौन सा स्टेट है, बताइए, जिसने सेंटर बनाया है आपका एनिमल लॉ के बारे में? तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मस्त? देखिए बहुत सही बात है भाई, एनिमल्स के लिए भी आपको कंपैशनेट होना चाहिए, उनकी भी ऐसी कोई बेसिक गलती तो होती नहीं है ना। कितना क्रूर लोग होते, कितना क्रूर लोग होते, कभी छत से नीचे एनिमल को फेंक दिया, कभी उसको लात मार मार के मार दिया, आप सोचो उनको गोली मार के भी मार देते, तो कितना गलत है। और फिर अगर वो आपको काटे तो वो बुरे, वो तो अपने डिफेंस में काट रहे हैं ना आपको। और अगर आप उनको 2 बिस्कुट डाल के देखिए, आप लिटरली मानिए कि वो कि आपके लिए मतलब बहुत लॉयल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लॉयल हो जाते हैं। मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। तो मतलब आई थिंक आप लोगों को भी इसके लिए कंपैशनेट होना चाहिए, एनिमल्स के लिए कंपैशनेट होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। चलिए फटाफट इसका आंसर चेक करें। इसका आंसर ए बिल्कुल सही है आपका, तेलंगाना, तेलंगाना ने बनाया। क्लियर? एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट तेलंगाना फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड बाकी स्टेट्स को भी इससे इंस्पिरेशन लेकर बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो ह्यूमंस है वो काइंड ऑफ मतलब ऐसा नहीं कहूंगे कि सारे, कुछ तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम करते भी हैं, ठीक है। काफी लोगों को मैंने देखा भी है, ठीक। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मैं अपने यूपी लखनऊ एरिया में बेसिकली जीवाश्रय है, तो जीवाश्रय को मैं अप्रिशिएट भी करूंगी कि वो बहुत काम करते हैं इस चीज के रिगार्डिंग, एनिमल्स को हेल्प करने के रिगार्डिंग, तो दैट्स अ वेरी गुड, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ मेरे पास पेट्स हैं, ठीक है, मेरे पास पेट्स हैं। चलो, विच इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल दी बर्ड्स? सारी बर्ड्स में से कौन सी सबसे छोटी चिड़िया है? ये आपकी पक्षी है, ह्यूमिंग बर्ड, ऑस्ट्रिच, किंगफिशर या स्पैरो? बताइए इसमें से कौन सी चिड़िया है जो सबसे छोटी है, बताइए। बोलिए। ह्यूमिंग बर्ड, ह्यूमिंग बर्ड, ह्यूमिंग बर्ड। अच्छा, ऑस्ट्रिच तो इतनी बड़ी है, नहीं देखी तो जाओ जू में जाके देखो, लखनऊ के जू में तो ऑस्ट्रिच मिलेगी बहुत बड़ी, तुमसे भी लंबी, ठीक है, अच्छी खासी बड़ी ऑस्ट्रिच मिलेगी तुम लोगों को लखनऊ में। तो मैं तो कहूंगी कि देखो जाके वहां पर ऑस्ट्रिच, ठीक है। बिल्कुल आंसर है ह्यूमिंग बर्ड आप लोग का सही। बहुत छोटी सी होती है, इतनी छोटी सी होती है ह्यूमिंग बर्ड, हमने देखी है ह्यूमिंग बर्ड ऐसे करके हमेशा बोलती रहती, दैट इज वाई उसको ह्यूमिंग बर्ड कह देते हैं, ठीक है। चल
फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इन विच रीजन डज रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर। वर्ष भर में आप बताइए कि जो रेनफॉल है वो कहाँ पर होती रहती है हमेशा। पोलर रीजन, सब पोलर रीजन, इक्वेटोरियल रीजन या मिड लैटिट्यूड रीजन। देखिए पोलर रीजन आपको पता होना चाहिए, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। पोलर रीजन के जस्ट नीचे सब पोलर रीजन आपका आता है। फिर इक्वेटोरियल रीजन आपको पता है इक्वेटर लाइन के पास होता है। फिर मिडिल लैटिट्यूड रीजन, देखिए जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी वहीं बारिश होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। ऐसा है कि नहीं, कहते हो कि नहीं, क्या बारिश होने वाली है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है। ऐसा हम लोगों का हमेशा घर में बोला जाता है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आंसर लगाओ। क्या होगा आंसर, चेक करें फटाफट। चलिए हम लोग अपना आंसर चेक करते हैं। आंसर सी हमारा सही है, इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में आप लोगों को पता होना चाहिए मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है, टेम्परेचर ठीक ठीक होता है, मॉइस्चर बहुत होता है। तो इसकी ही वजह से आप एक बहुत सही बात ध्यान रखिए कि आपका क्या है, कम ऑन, रेनफॉल बहुत होती है। क्या बहुत होती है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। क्लियर, क्लियर की नहीं क्लियर, क्लियर। चल फटाफट आगे देखते हैं। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ। चुंबकीय डिस्क जो है आपकी सबसे ज्यादा लोकप्रिय चीज किस चीज के लिए, सिक्वेंशियल एक्सेस, नन ऑफ द अबव, डायरेक्ट एक्सेस, बोथ ए एंड बी। बताइए, ये थोड़ा कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए थोड़े ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं कभी कभी बीच बीच में आप लोगों के लिए ही बेसिकली कंप्यूटर क्वेश्चन लेकर आ जाती हूँ। तो मैग्नेटिक डिस्क किस बात के लिए होती है, बताइए, सजेस्ट करिए मुझे अबाउट द मैग्नेटिक डिस्क। बोलो किस लिए होती है, सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए, डायरेक्ट एक्सेस के लिए, या आपका डायरेक्ट एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस दोनों के लिए, बताओ किसके लिए होती है। देखिए आंसर डी सही है, बट आंसर डी में नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, या बोथ ए एंड बी लिखने की आदत है। बट आपका सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए भी सही होता है, डायरेक्ट एक्सेस के लिए भी सही होता है, ठीक है। तो याद रखिए सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए भी सही है और किसके लिए सही है, आपका डायरेक्ट एक्सेस के लिए भी सही, दोनों एक्सेस के लिए सही होता है, इस चीज का ध्यान रखिए। क्लियर, दोनों के लिए मैग्नेटिक डिस्क चाहिए होती है। अगर मैग्नेटिक डिस्क नहीं होगी तो वो पकड़ता नहीं है, ठीक है, ये कह सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज पार्टीशन्ड इनटू। भारतीय महाद्वीप का विभाजन किया गया, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया एंड तिब्बत, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बताइए क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर, बोलो क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन आ जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज पार्टीशन्ड इनटू, बोलो। ये तो पता होना चाहिए, हमें थोड़ी पता तो होना ही चाहिए इसके बारे में। चलो देखते हैं आपका इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में बटा हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, समझ गए। कोई चीज में भी कंफ्यूजन होती है तो आप लोग प्लीज नीचे कमेंट्स में आफ्टर उसके मेंशन किया करें, जिससे कि मैं आपको वो सजेस्ट किया करूं। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज। ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी जिसके हेड आपके कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसमें कितने मेंबर थे, 7 मेंबर, 13 मेंबर, 9 मेंबर या 11 मेंबर। बताओ टोटल कितने मेंबर्स थे। और अभी मैंने आपको कल प्रैक्टिस भी करवाया था कि खैतान ने किसको रिप्लेस किया या खैतान ने किसको रिप्लेस किया, यही बात चल रही थी कि नहीं चल रही थी, या खैतान को रिप्लेस किया गया था, डीपी खैतान को, उनको रिप्लेस किया गया था डीपी खैतान को, या डीपी खैतान ने रिप्लेस किया था टीटी को। बताइए क्या थी बात, क्यों, बोलिए। चलिए आंसर है इसका एग्जैक्टली सही है, टोटल 7 मेंबर्स थे, प्लीज याद रखिएगा।
टोटल 7 मेंबर्स थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी में। आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है, प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज इफ वी मेजर द टाइम लैप्स बिटवीन the two sunsets by sitting in a beach, from this we can estimate। मान लीजिए कि अगर हम समुद्री तट पर बैठे, दो समुद्र रस्तों के बीच में बैठे हैं और समय माप रहे हैं, तो उसका अनुमान सब लगाइए कितना, क्या एस्टिमेट कर सकते हो उसके लिए? रेडियस बता सकते हो अर्थ का, डिस्टेंस बता सकते हो सन और अर्थ का, या सन का रेडियस बता सकते हो, या ओशन का, बताइए किसका बता सकते हो? कम ऑन, चेक करें, नहीं पता इसका आंसर कोई बात, सीख लेना। रेडियस ऑफ द अर्थ पता लगा सकते हैं, ठीक है, क्या लगा सकते हो? रेडियस ऑफ द अर्थ पता लगा सकते हो, ठीक, ऐसी तरीके से कैलकुलेट करी गई है भैया। चल फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग rights orders of high court supreme court is brought to get an order of an authority quashed। उस ये कौन सा आपका वो है रिट, कौन सी रिट है बताइए, जिसमें उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से लेख या आदेश किसी अधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए पारित करता है? मैंडेमस, सर्टियोरी, हेबियस कॉर्पस या आपका क्यू वारंटो। मैंडेमस का मतलब होता है आपका परमादेश, हेबियस कॉर्पस आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताइए कौन है इसमें से जिसमें हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी के ऑर्डर्स को क्वैश कर देती है, रद्द कर देती है, बताइए, कम ऑन। आंसर डी बिल्कुल सही है, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो के थ्रू क्लैश हो जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट, या क्यू वारंटो के थ्रू सुप्रीम कोर्ट कहता है, बताइए किसके थ्रू कह सकता है कि भैया तुम्हारा ये जजमेंट गलत है, तुम्हारे इस जजमेंट को हम मना कर रहे हैं, बोलो बताइए स्टूडेंट्स। which writ is brought to get an order of authority quashed। बताइए कौन सी रिट होती है आपकी? मेरे साथ से क्यू वारंटो नहीं होती। क्यू वारंटो में तुम्हें फोर्स करती, मान लीजिए कोई एफआईआर नहीं लिख रहा है तो, या कोई अपना, या नहीं एफआईआर नहीं, क्यू वारंटो में तो आप कहते हो कि मान लीजिए कि किसी का काम है इनकम टैक्स इकट्ठा करना और वो जीएसटी भी इकट्ठा कर रहा है, तो उससे कहा जाएगा जब तुम्हारी अथॉरिटी सिर्फ इनकम टैक्स इकट्ठा करने की है तो तुम जीएसटी क्यों इकट्ठा कर रहे हो, ये बताओ, किस अथॉरिटी से जीएसटी इकट्ठा कर रहे हो? ठीक है, तो हम जो है तुम्हें कोई पेपर मिले नहीं ना, अपने क्षेत्राधिकार के अंदर काम करो, समझ में आई? तो ये चीज होती है। तो हम तो क्यू वारंटो में बोलते हैं कि तुम अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकल के काम कर रहे हो, अपने क्षेत्राधिकार के अंदर काम करो, ठीक है, तो वो हम क्यू वारंटो में कहते हैं। तो क्यू वारंटो तो इसका आंसर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या होगा? सर्टियोरी। क्या होगा इसका आंसर? सर्टियोरी, ठीक, गुड। क्यू वारंटो नहीं, आंसर सर्टियोरी है, ध्यान रखना, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं मैम क्यू वारंटो में भी तो हम कैंसिल कर देते हैं उनका डिसीजन। उनका डिसीजन नहीं कैंसिल कर रहे हो, उनको तो अथॉरिटी ही नहीं है डिसीजन देने की, तो किस बात पे वो डिसीजन दे रहे हैं? तो उनका डिसीजन तो नन एंड वॉइड ऐसे है ही है, ठीक। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम, भारत की संवैधानिक सभा ने काम कब शुरू किया था, बताइए? 9 दिसंबर को, 26 जनवरी को, या आपके 15 अगस्त को, या आपके 1 जनवरी को, बताइए आप लोग कब शुरू किया था? भाई जो पहली मीटिंग होगी तभी से तो काम शुरू करेंगे कि नहीं, ये बताओ।
पहली मीटिंग से काम शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे, कि दूसरी तीसरी मीटिंग से काम शुरू करेंगे? कम ऑन, बिल्कुल सही, पहली मीटिंग 9 दिसंबर, मतलब तभी से काम शुरू किया गया था। चाहे वैसे क्वेश्चन पूछे चाहे ऐसे क्वेश्चन पूछे, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय whom द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली? वैशाली जिले में प्रथम गणराज्य आपका स्थापित हुआ था, किसके द्वारा प्रथम गणराज्य स्थापित हुआ था? बताइए, लिच्छवी, गौतम, मौर्य या नंद? बताइए किसके द्वारा हुआ था? लिच्छवी, गौतम, मौर्य या नंद? किसके द्वारा हुआ था? हाँ, वैशाली जिले की आपकी आम्रपाली थी ना, जिनको नगर वधु कहा जाता था, डांसर थी, जिन्होंने गौतम बुद्ध की शरण में आई थी। याद रखिएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो वैशाली को, ठीक है, बिहार में पड़ता है वैशाली। तो लिच्छवी, लिच्छवी क्लैन, लिच्छवी क्लैन की आपकी महावीर स्वामी जी की माता जी थी कि नहीं थी? त्रिशाला, त्रिशाला जो कि चेतक की बहन थी। आप तो याद वैसे भी रख सकते हो। फिर चलो नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग माइटोसिस? माइटोसिस के समय में क्या चीज नहीं होती है? बताइए, आपका कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड स्पिंडल फॉर्मेशन। क्या नहीं होता? आपको क्या लगता है क्या चीज नहीं होती है? बताइए स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको क्या चीज नहीं होती है? आंसर सी सही। अगर नहीं पता है, डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है, डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर? किसका? डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होगा। चल फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास व्यय है? डेप्थ सर्विस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रांट एंड एड, इरिगेशन एक्सपेंडिचर? बताइए, बोलिए कौन सा होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है? आपका डेप्थ सर्विस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रांट एंड एड या इरिगेशन? कम ऑन, चेक करें, देख लेते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही है, इरिगेशन एक्सपेंडिचर। कौन सा आपका? इरिगेशन एक्सपेंडिचर जो है वो आपका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आता है। ठीक बेटा, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखते हैं वो क्या बोल रहा है। नेम दी आपका द नेम ऑफ एन एंशिएंट इजिप्शियन स्क्रिप्ट इज? मिस्र की प्राचीन लिपि का क्या नाम है? बताइए, हीरियोग्लिफिक, क्यूनोफॉर्म या देयर वाज नो स्क्रिप्ट, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी, लिपि नहीं थी, या डिमोटिक? जैसे आपकी इंडस वैली की मैंने आपको बोस्टोट्रोडन बता रखी है, ठीक है, बोस्टोट्रोडन बता रखी है कि नहीं बता रखी है इंडस वैली की? तो वैसे इजिप्शियन की क्या थी भाई? वो भी बहुत पुरानी सभ्यता है मिस्र की, तो उसका भी जानना जरूरी है। तो बताइए क्या है मिस्र की अगर हम बात करें तो? कम ऑन, चेक करें। आंसर ए सही है आपका, हेरियोग्लिफिक। ठीक, इसकी लिपि को ये बोला जाता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक? अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है? इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच है, ए और सी? दोनों ही। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक बोला जा रहा है, फिर बता रही हूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं। बात को ध्यान में रखते हुए ही बताना। बोध 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 आंसर लगाए हुए हो तुम लोग। चेक करें, टाइम वेस्ट करने से तो कोई फायदा है नहीं। देखते हैं क्या आंसर होगा। आंसर डी बोथ बिल्कुल सही। फ्रेंच और इंग्लिश, देखो फ्रेंच और इंग्लिश है, या फ्रेंच आ रहा है, इस बात को ध्यान रखो। क्या आ रहा है आपका? फ्रेंच आ रहा है। ठीक, क्या आ रहा है? फ्रेंच आ रहा है। चल फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द हार्मोन दैट हेल्प्स इन आपकी पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी में कौन सा हार्मोन मदद करता है? साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड या जिब्रेलिन? बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्थोकार्पी। ठीक, किस फ्रूट में पार्थेनोकार्पी होता है? ये नीचे कमेंट्स में बताइएगा मुझे, किस फ्रूट में होता है? बनाना, एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, किस में होता है? बताइए।
चलो पहले इससे आंसर तो चेक कर लें। आंसर डी बिल्कुल सही है आपका, छिब्रुलिन। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ रेटिना ऑफ द आईज, आंखों की रेटिना में बनने वाली वस्तु से संबंधित बताइए क्या। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड अपराइट, वर्चुअल एंड अपराइट, रियल एंड इन्वर्टेड, बताइए, बोलो। क्या बोलते हो, इसमें क्या होगा पर्टिकुलर आंसर आपका? बोलो, रेटिना में कौन सी बनती है, चेक करें क्या बनती है। डी, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, द केमिकल कोऑर्डिनेशन इन अ बॉडी इज ब्रॉट आउट बाय, शरीर में जो रासायनिक आपकी छेड़छाड़ होती है वो किसके द्वारा होती है, बताओ। एंजाइम्स, हार्मोन, लिम्फ, ब्लड। हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केमिकल लोचा है। केमिकल लोचा एंजाइम से, हार्मोन से, लिम्फ से, ब्लड से, किससे होता है बताओ जल्दी, किससे होता है, कम ऑन। आंसर बी सही है, हार्मोन से। कहते हैं ना हार्मोनल लोचा है, केमिकल लोचा चल रहा है हमारे साथ, तो वो उसी के साथ लोचा हो। क्लियर, चल फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following places is considered a Jain Siddha क्षेत्र on the account of its association with पार्श्वनाथ, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। समाजशिखर, आपके उज्जयंत, पावा या चंपा, इनमें से कौन सा माना जाता है बताइए, कम ऑन। आंसर ए सही है भैया, समित शिखर, वहां पर इन्होंने परम ज्ञान की प्राप्ति करी थी इसलिए। अब वो पहली कौन सी इंडिया की प्रोड्यूस्ड मूवी है, फर्स्ट फीचर मूवी कौन सी है। अरे बहुत फेमस है, हर्षवर्धन है कि आलम आ रहा है कि हातम ताई है, बताओ भाई कौन सी है, देखिए कौन सी है। चलो सी आंसर बिल्कुल सही है आपका, आलम आलम पहली मूवी। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What contributed most to the Clive's victory over सिराजुद्दौला at the Battle of Plassey? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पर क्लाइव की विजय में सर्वाधिक योगदान किसका था, सबसे बड़ा योगदान किसका था बताओ। डेथ ऑफ मीर मर्दन, ट्रेजरी ऑफ मीर जाफर, मतलब ये आपकी, ये जो इन्होंने धोखा दिया था मीर जाफर ने, ब्रेवरी ऑफ क्लाइव, या मिलिट्री स्किल ऑफ किल्ट्रिक। भाई मीर जाफर का धोखा। मीर जाफर भाई आर्मी का सेनापति, वो बोलता है आर्मी को गलत जगह जाने को, तो आदमी तो हार ही जाएगा जब सेनापति धोखा दे दे, तो है कि नहीं है। वही है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो वही सीन है यहाँ पे भी। चल, Which among the following is a folk dance of India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है। कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम या आपका गरबा। ये आपके सारे हैं बट इनमें से कोई एक नहीं है, ये भी हो सकता है, बताओ ऐसा कौन सा डांस है जो कि आपका फोक डांस है, फोक डांस ऑफ इंडिया। बताओ भाई कितने फोक डांसेस हैं, इसमें से कौन सा फोक डांस नहीं है आपका। क्यों, कथकली, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, बताइए कि सारे के सारे हैं, बताओ कि सारे के सारे हैं फोक डांसेस आपके, या इनमें से कोई नहीं है। फोक डांसेस मतलब लोक नृत्य। मैम हमें तो सारे लग रहे हैं, तो बोलो मैम ऑल ऑफ दी अबव। क्लासिकल डांस और फोक डांस, बताओ कौन से हैं। अगर हम यहाँ पे बोल दे कि आपका क्लासिकल डांस कौन सा है तो उसको नोट कर लो। क्लासिकल डांसेस जो है आपके वो भरतनाट्यम, कथक,
कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथकली, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम होता है। अगर इसमें फोक डांस की जगह क्लासिकल डांस लिखा होता तो आंसर गरबा होता, और मणिपुरी दोनों सही हो, कि मतलब ये दोनों के दोनों आपके फोक डांसेस नहीं है, सॉरी क्लासिकल डांस नहीं। कथकली और मणिपुरी आपके क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम, ये है, ठीक है। बट आपका गरबा जो है वो क्लासिकल डांस नहीं है, क्लासिकल डांस नहीं बट फोक डांस है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव आंसर सही है। इस बात को ध्यान रखना, सारे के सारे फोक डांसेस हैं बट गरबा क्लासिकल डांस नहीं है। क्लासिकल डांसेस अभी मैंने आपको बताया सिर्फ उतने हैं, ये दोनों में डिफरेंस होता है, प्लीज इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्लासिकल डांस का कोई ना कोई तरीका होता है, फॉर्म होता है, आर्ट होता है, और फोक डांसेस आपके लोग करते रहते हैं, ठीक। तो गरबा फोक डांस है आपका, बट लोक नृत्य है, बट क्लासिकल नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। इससे तब आंसर आप डी करोगे, बट यहाँ पे अगर फोक लिखा होगा तो सारे फोक डांसेस है, ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है, बट क्लासिकल डांस तो सिर्फ गरबा, ठीक। चल आप कंफ्यूज मत होना। द फर्स्ट अटेम्प्ट मेड टू इनाम्यूरेट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज डन इन विच ईयर? 1884, 1872, 1896 या 1921? बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, सिर्फ क्वेश्चन का स्टाइल बदल दिया है। बिल्कुल सर 1972 में हो। तो आज के हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे, टोटल 30 क्वेश्चंस हमने आज प्रैक्टिस किए। कल फिर हम लोग इसी तरीके से 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप लोग प्लीज वो मेंशन करिएगा, मैं आप लोगों को वो टॉपिक बता दूंगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, जय हिंद।